बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बियोलॉजी टीचर। चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, साइलेंट टिश्यू के हवाले से था। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने पहला पोर्शन सेल्स के हवाले से डिस्कस किया था और दूसरा जो पोर्शन था वो आपने टिश्यूज़ के हवाले से डिस्कस किया था। तो आज इस पूरे चैप्टर के जो एंड है उसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, राउंड के अंदर भी लग सकते हैं और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो शार्ट कौन कौन से हैं और उनको हमने किस तरह जो है वो डिस्कस करना है या लिखना है। तो इस चैप्टर के अंदर आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े थे, उन टॉपिक के हवाले से ये रिलेटेड जो है आपके पास शार्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपने सेल थ्योरी के हवाले से पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने सेल ऑर्गेनेलीज के हवाले से पढ़ा था और जिसमें आपने टिश्यूज़ के हवाले से पढ़ा था। तो इन तमाम चीज़ों में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं, इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है ताकि आपको जो बातें हैं वो सही तरीके से समझ आ सकें। चले हम चलते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द सेल थ्योरी। आपने चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में ही सेल थ्योरी के हवाले से पढ़ा था कि सेल थ्योरी में जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने सेल के हवाले से अपनी स्टेटमेंट्स दी थी कि सेल क्या है, सेल का काम क्या होता है, या सेल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इसका क्या रोल है। तो इस हवाले से जितने भी साइंटिस्ट थे उनने जो जो अपनी स्टेटमेंट्स दी थी, उन स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़ते थे, हम लोग सेल थ्योरी के अंदर पढ़ते थे। उसमें आपने रॉबर्ट हुक के हवाले से पढ़ा था, उसके अलावा आपने रॉबर्ट ब्राउन के हवाले से पढ़ा था, शिल्डन और शेवान के हवाले से पढ़ा था। इन साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेल के हवाले से दी थी कि सेल क्या है। इनमें से कुछ साइंटिस्ट ने यह कहा था कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। कुछ ने कहा था कि जो सेल है वो अपने से पहले मौजूद सेल से ही डिवीजन के अमल के जरिए बनते हैं। कुछ ने कहा था कि कोई जानदार उस वक्त तक लिविंग नहीं हो सकता जब तक उसकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से ना बनी हुई हो, सेल से। इसके अलावा इसमें 3 उसने साइलेंट फीचर्स भी दिए थे सेल थ्योरी के, जिसमें उसने कहा था कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सेल हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस होते हैं। इसके अलावा जितना भी नए सेल बनते हैं वो अपने से पहले मौजूद सेल के अंदर डिवीजन के अमल के जरिए ही बनते हैं। यानी कि जो पहले मौजूद सेल्स हैं वो जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके वो क्या करते हैं, नए सेल बनाते हैं। इट्स मीन दैट कि सेल थ्योरी के अंदर हमने एक मुकम्मल जो आपको पास खुलासा होता है इन तमाम स्टेटमेंट्स का वो आपने देना है 3 से 4 लाइंस के अंदर। उसमें आपने इनके जो साइलेंट फीचर्स हैं उनको भी साथ साथ एक्सप्लेन कर देना है ताकि आपके पास जो शार्ट है वो पूरे 2 नंबर का हो जाए। दूसरा आपके पास जो शार्ट यहाँ पर बनता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये आपने दोनों शार्ट पढ़े थे प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड का जिसका आपने कहा था कि ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और एल्गी के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक में पहला पोर्शन जो था आपके पास वो क्लोरोप्लास्ट का था, दूसरा क्रोमोप्लास्ट का और तीसरा जो था आपके पास ल्यूकोप्लास्ट का था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा था कि मोस्टली तौर पर जो है वो क्लोरोफिल पाई जाती थी जो कलर के अंदर ग्रीन होती है। इट्स मीन कि पौधे के अंदर जितना भी ग्रीन कलर आ रहा होता है वो तमाम ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से आ रहा होता है। उसका दूसरा आपके पास जो पोर्शन था वो था क्रोमोप्लास्ट वाला। क्रोमोप्लास्ट का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि ग्रीन कलर के अलावा बाकी जितना भी कलर जो है वो एक पौधे के अंदर आ रहा होता है, मतलब कि उसके फ्लावर के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। फ्लावर की जो पेटल्स हैं, जिस तरह गुलाब है उसकी पेटल्स जो है वो रेड होती हैं, तो जिस तरह फ्लावर के डिफरेंट कलर होते हैं या फ्रूट के डिफरेंट कलर होते हैं, तो ग्रीन के अलावा बाकी जितना भी कलर्स हैं वो तमाम कलर जो पौधे के अंदर पोर्शन दे रहा होता है या साइड दे रही होती है वो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास क्रोमोप्लास्ट होती है। क्रोमोप्लास्ट के साथ एक और इसकी टाइप थी जिसे आपने ल्यूकोप्लास्ट का नाम दिया था। इसका कलर से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसको कहा जाता है कि ये कलरलेस पोर्शन है। इसका काम क्या होता है, क्योंकि जो पौधे हैं आपके पास वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी खुराक को खुद बनाते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो पोर्शन है जो ल्यूकोप्लास्ट का, जो प्लास्टिड का एक पार्ट है, इसका काम ये होता है कि पौधे जो अपनी फूड बना रहे होते हैं उस फूड को इसने क्या करना होता है, इस फूड को स्टोर करना होता है। और ये ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, ये ज्यादातर पौधे के लीव्स के अंदर पाया जाता है और रूट वाले पोर्शन के अंदर पाया जाता है। काम इसका एक ही होगा कि ये सेल के लिए क्या करेगा, ये सेल के लिए फूड को स्टोर करने का काम करता है।
तीसरा हमारे पास जो सवाल है इसी पोर्शन का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का आपको मैंने कंसेप्ट दिया था कि ये वो अमल है जो सेल के अंदर एक बैलेंस को, एक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने के लिए अकर होता है, यानी कि सेल में ना तो ये किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने देता है और ना ही कम। इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं एक ऐसी जगह से जहां पर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस जगह की तरफ जहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और ये मूवमेंट उस वक्त तक चलती रहती है जब तक दोनों साइड के अंदर जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं उस अमल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोसेस होता है, पौधों के अंदर भी प्रोसेस होता है। पौधों के अंदर हम लोग देखें तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उनके अंदर ऑक्सीजन बनती है तो वो ऑक्सीजन अंदर से मूव करती है बाहर की तरफ। इसी तरह पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, पौधे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा है, पौधों के अंदर कम होती है दिन के वक्त, तो पौधे क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले आते हैं और ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन के अमल के जरिए ही होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दूसरा इसका पोर्शन जो है वो आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेट यानी कि यहां पर कोई सहूलतकार होता है और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रहा होता है जो सेल के अंदर या सेल के बाहर आम रूटीन में नहीं जा सकते। वजह क्या होती है, वजह उनकी चार्ज और साइज का डिफरेंस आ रहा होता है। चार्ज और साइज के डिफरेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर बाहर नहीं जा रहे होते, लेकिन वो सेल के लिए बहुत जरूरी होते। तो इस वजह से यहां पर एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या काम करती है, वो नीचे से, ठीक है, यानी कि अगर वो मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल मौजूद हैं तो उनको इनसाइड द सेल ले आती है, अगर वो इनसाइड हैं तो उनको आउटसाइड ले जाती है। तो ये सारा काम एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए किया जा रहा होता है। तो इस वजह से ऐसी डिफ्यूजन को आप लोग नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या ये स्पीड के अंदर आम डिफ्यूजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि इसकी जो रफ्तार है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। हमारे पास चौथा जो यहाँ पर शार्ट है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपने ऑस्मोसिस के अंदर पढ़ा था कि वहां पर भी मॉलिक्यूल्स एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करते थे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही गुजर कर जाते थे। तो उसमें आपने पढ़ा था कि 3 किस्म के आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का पढ़ा था, हाइपोटोनिक का और एसोटोनिक का। जो आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो यहां पर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि सॉल्वेंट वो चीज होती है जो हल कर रही होती है और सॉल्यूट वो चीज होती है जो हल हो रही होती है। तो अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आपके पास कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। और दूसरा आपके पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट कम, उसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और तीसरा आपके पास था एसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दोनों, चाहे वो सॉल्वेंट है चाहे वो सॉल्यूट है, दोनों कंसंट्रेशन के अंदर इक्वल होते हैं। तो इसको आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, उसे आप लोग नाम देते हैं हाइपोटोनिक का। तीसरा आपका पांचवा हमारे पास जो चार्ट है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय टॉनिसिटी, कि टॉनिसिटी क्या होती है। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि ये भी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड है कि इसमें हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट देखते हैं कि जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट हैं उनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन के अंदर, उनकी मिकदार क्या है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है। तो उनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन के हवाले से डिस्कस करना क्या कहलाता है, टॉनिसिटी। तो ये वो 5 चार्ट हैं जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम के अंदर भी आते हैं। तो इनको आपने याद भी करना है और होमवर्क के अंदर लिखना भी है। अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई बात आपको समझ नहीं आती, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए वो बात मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।